हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चनों को जो हमारे 10 के दम सीरीज चल रही है, सुपर सीरीज चल रही है। उसका यह तीसरा भाग है। अगर आपने पिछले भाग को ना देखा हो तो उसे भी जाके ज़रूर देख लीजिए। और आपको बता दें कि आप अगर पॉलिटिकल साइंस से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन हुआ है कि किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया है। तो वह कौन है वह कौन थिंकर है जिसने कहा है कि जो लोक निगम है वह 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता है। तो वह कहा था, ऑप्शन सही होगा हमारा बी, W.A. रॉबसन ने। W.A. रॉबसन ने कहा है कि जो लोक निगम है वह 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो विलियम ए रॉबसन है उन्होंने कहा है कि जो आधुनिक नमूने का निगम है वह एक संवैधानिक नवीनता है। जो आधुनिक नमूने का निगम क्या है, वह संवैधानिक नवीनता है जो प्रशासन की इकाई को राष्ट्रीय या प्रादेशिक सीमा तक विस्तृत करने, ठीक, और उसे औद्योगिक या सार्वजनिक उपयोगी कार्यों के प्रशासन को सरकार के साधारण क्रियाकलाप से पृथक करने और लाभ कमाने की प्रवृत्ति के स्थान पर वह लोक सेवा का उद्देश्य स्थापित करने की प्रवृत्ति को प्रकट करता है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा है कि जो निगम है वह नवीनता, संवैधानिक नवीनता है। चलिए नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट थिंकर देखिए, जो A.H. हैंसन है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। A.H. हैंसन ने कहा है कि जो सार्वजनिक उद्यम का अर्थ है औद्योगिक, कृषि, वित्तीय और वाणिज्यिक उपक्रमों का स्वामित्व और संचालन। ये कहते हैं कि जो सार्वजनिक उद्यम है वह क्या है, तो वह है औद्योगिक है, कृषि, वित्तीय और वाणिज्यिक उपक्रमों का क्या है, स्वामित्व और संचालन ही सार्वजनिक उद्यम है। इन्होंने A.H. हैंसन ने सार्वजनिक उद्यम के अर्थ के बारे में बताया है। और डिमॉक कहते हैं कि किसी वित्तीय या व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है वह केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा स्थापित उपक्रम लोक निगम है। ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं डिमॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है। तो निर्माण की पद्धति इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए, निर्माण की पद्धति आपका प्रशिक्षण होता है, सुधार भी होता है, प्रौद्योगिकी भी होता है, पर लोचशीलता जो है वह निर्माण की क्षमता के निर्माण की पद्धति नहीं होती है। लोचशीलता क्षमता के निर्माण की पद्धति नहीं होती है। तो देखिए इसकी व्याख्या क्या दी हुआ है कि क्षमता जो है वह क्षमता निर्माण की पद्धति, प्रशिक्षण, सुधार एवं प्रौद्योगिकी है। तो लोचशीलता इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान। डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून, कानपुर, शिमला या सहारनपुर। तो जो डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान है वह स्थित है सहारनपुर में। डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो सहारनपुर में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, पोस्ट और टेलीग्राफ प्रशिक्षण केंद्र जो है वह सहारनपुर में स्थित है। जो स्वतंत्रता के बाद पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग को एक ऐसे केंद्र की आवश्यकता महसूस हुई जहां उसके विभाग के कर्मचारी पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग के सुचारू कामकाज के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। तत्कालीन परिवहन, नागरिक उड्डयन और संचार मंत्री उस समय थे श्री रफ़ी अहमद किदवई जो थे उस समय संचार मंत्री थे। उन्हीं के महान प्रयासों और सक्रिय नेतृत्व के परिणाम स्वरूप जो पोस्ट और टेलीग्राफ प्रशिक्षण केंद्र था वह अप्रैल 1951 में सहारनपुर में स्थापित किया गया था। इस केंद्र की स्थापना में निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। तो जो केंद्र की स्थापना की गई थी पोस्ट और टेलीग्राफ प्रशिक्षण केंद्र की, तो उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य उस समय था, देखिए, पहला था कि अपने कर्मचारियों की दक्षता में सुधार के लिए ज्ञान प्रदान करना। सेकेंड है कि लोक सेवकों की बदलती भूमिका के बारे में जानकारी रखना। थर्ड है उन्हें नए परिवेश में उनकी भूमिका से अवगत कराना। और फोर्थ था सेवा और जवाबदेही के बारे में जागरूकता पैदा करना। ये उसके उद्देश्य थे। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो जो T.H. ग्रीन है उन्होंने प्राकृतिक अधिकार का स्रोत, कौन सा प्राकृतिक अधिकार का स्रोत माना है, नहीं स्रोत माना है। तो ग्रीन के अनुसार देखिए, प्राकृतिक अधिकार का जो स्रोत है वह है सामाजिक चेतना जो है वह ग्रीन के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि ग्रीन के अनुसार, जो T.H. ग्रीन है उनके अनुसार जो सामाजिक चेतना प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है। जो सामाजिक चेतना है वह क्या है, तो प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है। प्राकृतिक अधिकार वे हैं जो किसी विशेष संस्कृति या सरकार के कानूनों या रीति रिवाजों पर निर्भर नहीं है और इसलिए सार्वभौमिक, मौलिक और अयोग्य है
उन्हें मानव कानूनों द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता। हालांकि कोई भी अपने कार्यों के माध्यम से अपने आनंद को रोक सकता है, जैसे कि किसी और के अधिकारों का उल्लंघन न करना। प्राकृतिक कानून जो है वह प्राकृतिक अधिकारों का एक नियम है। टी.एस. ग्रीन ने तर्क दिया है कि यदि अधिकार के रूप में ऐसी चीज़ें हैं तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, या इसे जीवन को मुक्त करने के लिए और अधिक उचित रूप से डालना होगा। ठीक, ये था जे.एस. मिल का कथन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो हीगल के नौकरशाही संबंधों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो देखिए, हीगल के नौकरशाही के प्रतिनिधित्व जो विचार हैं वह है कि यह एक सार्वभौमिक वर्ग है, तो ये सही है। यह वर्ग जनसेवा से संबंधित है, तो ये भी सही है। यह वर्ग ईमानदारी से अपने कार्य करता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है कि हीगल आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन करता है, तो हीगल आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन नहीं करते हैं, तो यह कथन गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, हीगल जो है आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन करता है, तो यह गलत होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जो हीगल है, हीगल की नौकरशाही की अवधारणा जो है वह समुदाय के समान हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। राज्य की प्रकृति का परीक्षण करते हुए हीगल ने यह मत व्यक्त किया कि राज्य जो है वह बौद्धिक सामाजिक व्यवस्था की श्रृंखला है, जिसके विकास का अंतिम चरण, मतलब जो सामाजिक व्यवस्था की श्रृंखला है में विकास का अंतिम चरण है, तथा परिवार और लोक समाज दो अन्य चरण है, जैसे कि राज्य का जन्म और उससे एक ऐसे आधार का निर्माण शुरू होता है जहाँ अचेतना होती है। नेक्स्ट है, जो अचेतना होती है एवं विशिष्टता उन्मुख जो है उन्मुखी गतिविधि धीरे धीरे स्वचेतन एवं लोक प्रेरणा में बदल जाती है। हीगल की नज़र में नौकरशाही लोक समाज तथा राज्य के बीच में संपर्क सूत्र की भूमिका अर्थात एक कड़ी की भूमिका निभाती है। कृषक वर्ग, व्यापारिक वर्ग और सार्वभौमिक वर्ग की चर्चा करते हुए हीगल ने लोक समाज तथा राज्य के बीच अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और उसके बाद उसका यह भी मत था कि जहाँ एक तरफ लोक समाज विशिष्टता संकुचित हितों की अभिव्यक्ति करता है, वहीं राज्य जो करता है वह समान हितों की अभिव्यक्ति करता है। तो हमारा ऑप्शन उसमें डी सही था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संसर्ग ने एम.एन. रॉय का मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया? किसके संसर्ग ने एम.एन. रॉय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया था? तो वह थे माइकल बारोडीन के संसर्ग में एम.एन. रॉय को, जो मैक्सिको में थे, तो उन्हें मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। किसके द्वारा? तो माइकल बारोडीन के संसर्ग में, उनके संपर्क में या संसर्ग में। चलिए देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो जो माइकल बारोडीन थे, वे बारोडीन के संसर्ग ने एम.एन. रॉय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया। रॉय ने नव मानववाद की संकल्पना प्रस्तुत की। उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ, जो एम.एन. रॉय हैं, उनकी महत्वपूर्ण बुक को देख लेते हैं उनकी। तो इनकी पहली बुक जो है देख लीजिए, न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो, जो प्रकाशित हुई थी 1947 में। न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो, जो प्रकाशित हुई थी 1947 में। सेकेंड है रीजन रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन। थर्ड है द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, द साइंटिफिक पॉलिटिक्स है, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम है, रीजन रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन है, न्यू ह्यूमनिज्म एंड मैनिफेस्टो है। ये एम.एन. रॉय की बुक है। उसके बाद रॉय ने अपनी इनकी आरंभिक कृति थी इंडिया इन ट्रांजिशन, जो 1922 में प्रकाशित हुई थी, के अंतर्गत उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारत की तत्कालीन स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया था। तो अपनी कृति में, किस कृति में? तो इंडिया इन ट्रांजिशन, जिसकी प्रकाशन जिसका हुआ था 1922 में, उसमें उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारत की तत्कालीन स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम जो है ये किसकी पुस्तक है? तो ये फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम जो बुक है वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बुक है फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये जो फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार थे वह थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, देख लेते हैं। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर की महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम और उनका प्रकाशन वर्ष। देखिए पहला है भारत का राष्ट्रीय अंश जो था वो प्रकाशित हुआ था 1916 में। उसकी सेकेंड बुक थी इनकी मूल नायक, जो साप्ताहिक थी। मूल नायक क्या थी? वहाँ साप्ताहिक पत्रिका थी।
तो इसका प्रकाशन हुआ था 1920 में। फिर बहिष्कृत भारत जो था वह भी साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन हुआ था 1927 में। जनता जनता भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन हुआ था 1930 में। नेक्स्ट है संघ बनाम स्वतंत्रता। संघ बनाम स्वतंत्रता जो इसका प्रकाशन हुआ था 1939 में। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। यह बुक थी अंबेडकर जी की, जिनका प्रकाशन हुआ था 1945 में। चलिए नेक्स्ट है, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा। तो जो मिल हैं उनको विरक्त प्रजातांत्रिक किसने कहा था, तो वो कहा था सीएल वेपर ने। सीएल वेपर ने मिल को क्या कहा, तो विरक्त प्रजातांत्रिक। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन वी। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जो सीएल वेपर थे उन्होंने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा, क्योंकि मिल ने जो मताधिकार के संबंध में जिस प्रकार के तमाम शर्तों का जो उल्लेख किया है, उससे समाज का बहुसंख्यक वर्ग मताधिकार से वंचित हो जाएगा, जो लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध एक प्रकार का अपराध है। इसीलिए कहा था उन्होंने, लोकतंत्र का आधार बहुमत का शासन होता है। जेएस मिल इस बहुसंख्यक वर्ग को मताधिकार से वंचित करके लोकतंत्र को किस प्रकार व्यवहारिक बनाता है, ये किसी की समझ से बाहर है। इससे जेएस मिल को लोकतंत्र विरोधी दृष्टिकोण की झलक मिलती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी। तो इनमें से कौन सी वो बुक है जिसकी रचना जॉन लॉक द्वारा नहीं की गई थी। तो देखिए, पर्शियन लेटर इनकी बुक नहीं है। पर्शियन लेटर जो है यह मॉन्टेस्क्यू की रचना है। मॉन्टेस्क्यू की रचना है, इनकी बुक है। देखिए जॉन लॉक की बुक है सहिष्णुता पर पहला पत्र, जो 1689 में लिखा गया। शासन पर दो निबंध होगा, 2 निबंध 1690 में। फिर कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व जो प्रकाशित हुआ था 1692 में। तो ये जो पर्शियन लेटर है यहाँ जॉन लॉक की कृति नहीं है। तो देख लेते हैं व्याख्या इसकी। देखिए, पर्शियन लेटर जिसका प्रकाशन 1721 में हुआ था, वह मॉन्टेस्क्यू की रचना है। चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू फ्रांस में ज्ञानोदय के प्रभावी और प्रख्यात प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन्होंने द स्पिरिट ऑफ द लॉज यानी कानून की आत्मा नामक निबंध में व्यवहार्य एवं स्वतंत्र राजतंत्र में सत्ता विभाजन का सिद्धांत दिया है। तो पर्शियन लेटर किसकी है, मॉन्टेस्क्यू की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने समान इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है। तो रूसो की वह कौन सी बुक है जिसमें उन्होंने समान इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है। क्या द इमाइल है या नावले हेलाज है। हेलाज 1761 में। इस बुक का नाम कुछ गड़बड़ दिया हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी है। तो देख लेते हैं, हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन सी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में रूसो ने समान इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है, देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में समान इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है। रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत को समान इच्छा का सिद्धांत भी कहा जाता है। रूसो के शब्दों में समझौते के अंतर्गत जो समझौता होता है, उसके अंतर्गत प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति के समान प्रयोग के लिए समान इच्छा के सर्वोच्च निर्देशक के अधीन समर्पित कर देता है प्रत्येक को, तथा एक समूह के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। इनका कहना क्या है, रूसो जो सामाजिक समझौते के अंतर्गत कहते हैं कि प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को समान प्रयोग के लिए समान इच्छा को सर्वोच्च निर्देशक के अधीन समर्पित कर देता है, तथा एक समूह के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। समझौते के अनुसार जो प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता, अधिकार और शक्ति समाज को सौंपता है, और समझौते के बाद निर्मित समाज के अविभाज्य अंग होने के नाते पुनः सामूहिक रूप से प्राप्त कर लेता है। ठीक, इस प्रकार समझौता दो पक्षों के मध्य संपन्न होता है। पहला जो है वह व्यक्तिगत जीवन, दूसरा पक्ष है सामूहिक जीवन। तो ये समझौता दो पक्ष में संपन्न होता है, दो पक्षों के मध्य। पहला क्या है, व्यक्तिगत जीवन, और दूसरा पक्ष है सामूहिक जीवन। इस प्रकार रूसो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करता है, करते हुए किसी के भी हाथों में समर्पित नहीं होता है। ये किसका कथन है, तो रूसो का। नेक्स्ट है, डेविड एप्टर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है। डेविड एप्टर जो हैं उनके अनुसार जो राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा है, इनमें से वह कौन सी नहीं है। तो देखिए, संस्थावाद,
ये राजनीतिक विश्लेषण की परंपरा है, महत्वपूर्ण परंपरा है। संस्थावाद है, बहुलवाद भी है, संरचनावाद भी है। पर एक सदनवाद जो है वह राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिकी राजनीतिक डेविड अर्नेस्ट एप्टर थे, उनके अनुसार राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा निम्न है। पहला है संस्थावाद, फिर है संरचनावाद, उसके बाद है बहुलवाद, अर्थात एक सदनवाद नहीं है। एक सदनवाद क्या है? तो वह उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका जो लेजिस्लेचर है उसमें एक सदन हो। जैसे कि भारत में गुजरात राज्य में सदन की विधानसभा ही है, अर्थात विधान परिषद है ही नहीं। वर्तमान में जो भारत है उसमें द्विसदन पद्धति है, क्योंकि भारतीय सदन में लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग रखा गया है। भारतीय सदन में लोकसभा व राज्यसभा को अलग अलग रखा गया है। लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग रखा गया है। नेक्स्ट है, सो फ्रेंड्स, यहाँ आज की क्लास का यहाँ अंतिम क्वेश्चन था। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, साथ साथ बने रहें हम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।